अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। तहरीक इंसाफ की कानूनी और सियासी मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी हिरासत में ले लिया गया। आज समाअत खत्म होने के बाद अडियाला जेल के बाहर पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। रावलपिंडी पुलिस ने साबिक वजीर कानून राजा बशारत समेत 4 पीटीआई रहनुमाओं को अडियाला जेल के अहाते से गिरफ्तार करके जेल चौकी मुंतकिल कर दिया। इन तमाम रहनुमाओं को फाइनल कॉल पर पुरतशद्दुद एहतजाज के तनाजुर में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में 9 मई के जीएचक्यू हमला केस की भी समाअत की थी। साने 9 मई जीएचक्यू हमला केस का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है, जिसमें इमरान खान समेत 143 मुल्ज़मान नामजद हैं। शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, मुराद सईद समेत 23 मुल्ज़मान को अदालत पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। इससे पहले भी पीटीआई एहतजाज के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ वफाकी दारुल-हुकूमत में मजीद 14 मुकदमा दर्ज होने के बाद अब दर्ज मुकदमात की तादाद 74 हो गई है, जबकि अदालत ने तोशाखाना केस 2 में मुसलसल गैर हाजिरी पर अहलिया इमरान खान बुशा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी करती हैं और आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। आईएसपीआर के मुताबिक आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई। कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पाक फौज की तैनाती पर प्रोपेगेंडे की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और हुकूमत से यह मुतालबा किया गया कि फेक न्यूज़ और मुआशरती तकसीम फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाकर इन पर अमल दरामद करवाया जाए। दूसरी जानब इतलात यह भी आई कि अडियाला जेल में दौरान समाअत कमरा अदालत में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान में एहतजाज के दौरान जामा हक अफराद की तादाद के हवाले से भी तकरार हुई। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि आपने जामा हक अफराद की तादाद 12 क्यों बताई, जिसके जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे पास जो तफसीलात हैं उसमें बगैर तस्दीक कैसे इजाफा कर सकता हूं। अलीमा खान ने कहा कि आपको मालूम है हमारे कितने लोग लापता हैं, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने टीमें तश्कील दे दी हैं जो इस पर काम कर रही हैं। अलीमा खान ने सवाल किया कि आप ये बताएं कि जामा हक होने वाले किस कारकुन और जख्मी के घर गए हैं, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सलमान अकरम राजा से पूछें। अब साथ ही साथ पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेजबानी में होने वाली एपीसी में भी पीटीआई ने शिरकत नहीं की। गवर्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत अमन अमान और दीगर मसाइल से गाफिल है। बैरिस्टर सैफ ने इस एपीसी पर रद्दमल देते हुए कहा कि इस एपीसी का मकसद सियासी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर पश्तूनों की बिला जवाज गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार भी किया है। अब ये मुख्तलिफ मामलात हैं जिनका तमाम का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ इन इशूज़ को कैसे देखती है, ये बढ़ती हुई सियासी और कानूनी मुश्किलात या चैलेंजेस, इस पर बात करने के लिए अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ हैं। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेंबर कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त का। मैं मुख्तलिफ मामलात के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले ये पार्टी की मुश्किलात के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ कि एहतजाज के बाद तो तवक्को थी कि इमरान खान की रिहाई होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पार्टी की कानूनी और सियासी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल कुछ मुश्किलात में इजाफा हुआ है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं, तो इंशाल्लाह इनसे भी निकल आएंगे। गलत इल्जामात हैं, सियासी बुनियाद पे केसेस बनाए गए हैं, और उम्मीद तो ये थी एहतजाज के होने से पहले जो कुछ बात लगता था कि चल पड़ी है और कोई ना कोई सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, तो वो एक तो नहीं हो सका, लेकिन ठीक है, फेस करेंगे। अच्छा, क्या वो सिलसिला मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है या राब्ता टूट चुका है? मैं ज्यादा तो उस पर बात नहीं कर सकता, मेरा मुनासिब नहीं है, लेकिन ये कहना कि मुकम्मल राब्ता टूट चुका है, शायद ऐसा ना हो। जो कोई एक बात कोई चली थी बैरिस्टर गौहर साहब और अली अमीन खान के जरिए, शायद कोई ना कोई बात हो, लेकिन फिलहाल कोई ज्यादा क्लियर नहीं है। पॉलिटिकल कमेटी जो हमारी है उसने 8 मेंबरान की कमेटी बनाई थी कि अगर कोई डायलॉग होता है। आज सुना है अडियाला में खान साहब ने एक कमेटी बनाई है 5 मेंबरान की, जिसको मोहतरम उमर अयूब साहब उसको हेड करेंगे। तो अगर कोई बातचीत चल पड़ती है तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात होगी। अगर कोई
पॉलिटिकल डायलॉग से मसाइल का हल निकले, और अल्टीमेटली होना यही है। आज मैंने अडयाला जेल के बाहर तफसीली इस पे बात की है, और मैंने भी यही सारी चीजें सामने रखी। देखें 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, कौम ने फैसला सुनाया गालिब अक्सरियत इमरान खान के हक में, और इमरान खान साहब के हक में 2/3 से शायद ज्यादा वोट पड़ा, तो डाका पड़ गया हमारे ख्याल में, कौम की गालिब अक्सरियत के ख्याल में। उस मैंडेट को रिकवर करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए, जलसे हुए, एहतजाज हुए, अदालतों में भी हम हैं, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई। उसी तनाजुर में अपने मैंडेट की वापसी के लिए, जिसको मैं माले मसरूखा कहता हूं, तो उसके लिए डी चौक या इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आए। और ये ऐसे ही है, किसी शख्स की चोरी या डाका हो जाए और वो थाने चला जाए रपट दर्ज कराने, और उस उल्टा उधर उसको ही मार पड़ जाए और उसी को मार दें। तो ये जो लोग अपना माले मसरूखा या अपनी गुमशुदा मैंडेट, उसके लिए सदाए एहतजाज बुलंद करने इस्लामाबाद आए थे, इस्लामाबाद में उनकी बात सुनने की बजाय, उनकी तवाज़ो चाय पानी की बजाय गोली से की गई, जिसकी तवक्को किसी को नहीं थी। लेकिन अली महमूद खान साहब, इसमें लगता ये भी है कि शायद तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो एहतजाज था या धरने की कॉल थी या फाइनल कॉल थी, वो ये पैगाम के अब मामला सड़कों पर ही हल होने हैं, और पार्लियामान या बातचीत से जो है वो रास्ता नहीं निकलने वाला। दो तरह की राय होती है हमेशा, हमारी जमात में भी थी, अब भी है शायद। एक सोच ये है कि सिर्फ सड़कों पे हल होगा, एक सोच ये है कि सिर्फ गुफ्तगू से हल होगा। मेरी सोच ये है कि नहीं, गुफ्तगू लाजिम और मलजूम है, साथ में अपना एहतजाज या जलसा जुलूस वो भी है, और पार्लियामेंट में भी आवाज उठानी है, और मीडिया में भी आपने फाइट करनी है। लेकिन मेरे ख्याल में ये मेरी जाती राय है कि डायलॉग ही आखिर में कोई ना कोई रास्ता जो है वो खोलेगा। अब वो डायलॉग किस लेवल पे किस तरह होता है, मैंने 15 नवंबर को मोहतरम इमरान खान साहब से जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई है, और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा रहे कि उसके बाद खान साहब से मुझे मिलने नहीं दिया, आज भी मिलने नहीं दिया। बहुत से लोग अंदर गए हैं, हो सकता है मेरे से किसी को नाराजगी हो या जो भी है, लेकिन बहरहाल मेरे पास हाई कोर्ट इस्लामाबाद का ऑर्डर है, उसके बावजूद मिलने नहीं दिया गया आज एक बार फिर। लेकिन मैं सोच ये मेरी सोच है कि अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई डायलॉग से ही रास्ता आगे जो है वो बनाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये आपकी तो सोच है, लेकिन क्या पार्टी की जो लीडरशिप है, जिसमें एक तरफ बुशरा बीबी हमें नजर आ रही हैं, अलीमा खान साहिबा नजर आ रही हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, असद कैसर को भी इसमें शामिल कर लें, और अलीमीन गंडापुर, क्या इनको क्लियर है कि डायलॉग या सड़कें, इनमें से रास्ता कौन सा होना है? वही मैं आपको अर्ज कर रहा था कि 15 नवंबर को जब आखिरी बार मैं खान साहब से मिला हूं, मैंने ही पूछा उनसे कि अगर 24 नवंबर एहतजाज वाले दिन से पहले हुकूमत की तरफ से कोई रास्ता होता है तो उनको क्या जवाब दिया जाए। खान साहब ने कहा कि बिल्कुल, अगर कोई रास्ता होता है तो मैं फिर मेरे से डायरेक्ट होना चाहिए। तो उन्होंने मुज़ाकरात का या डायलॉग का दरवाजा बंद नहीं किया। तो टॉप लीडरशिप की तरफ तो यही है कि खान साहब ने मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं किया, और आज भी अगर कोई कमेटी खान साहब ने जो बनाई है तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ना पहले हमारे मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद थे ना आज बंद हैं, लेकिन एक बात हमेशा, और वो वही है कि अगर मुज़ाकरात हों तो वो मीनिंगफुल हों, जिसका कोई नतीजा निकले। कौम इस वक्त बड़ी इस्तराब में है, अगर आप देखें पूरी कौम परेशान है। ये मामलात डी एस्केलेट होने चाहिए, नॉर्मल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, जिसमें देखें कोई भी जमात हो, हमारी हो, नून हो, पीपल पार्टी हो, कौन सी जमात है जो परफेक्ट है? कमजोरियां सब में हैं। और कौन सी जमात है जो कोई ऐसी ड्रास्टिक चेंज लेके आएगी कि पाकिस्तान की पॉलिसी 180 डिग्री डिफरेंट हो जाएगी, सारा कुछ जो है वो तबाह हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी जमात पाकिस्तान की तबाही नहीं चाहती। ये है कि जिस जमात के पास मैंडेट हो, अगर वो हुकूमत करेगी तो कौम पीछे खड़ी होगी। इस वक्त मसला ये है कि हुकूमत किसी और की है, मैंडेट किसी और के पास है। मैंडेट हमारे पास है, दो चीजें हैं मुझे शरीफ के पास है। ठीक है, अच्छा, मैं दो चीजें हैं, दोनों पर आपकी राय जानना चाहता हूं। एक तो ये कि हुकूमत कुछ कानून साजी की तैयारी कर रही है, एक तो मदारिस के हवाले से, और दूसरा जो फेक न्यूज के हवाले से।
اس پر ظاہری بات ہے پارلیمنٹ کی بڑی جماعت ہے تحریک انصاف، آپ بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں، سب سے بڑی جماعت، اس پر کیا سب سے بڑی جماعت ہے، تو کیا آپ کا کیا اس پر رد عمل ہے؟ مدارس کے لیے بالکل ہم 100% سپورٹ کرتے ہیں. علماء اور مدارس پاکستان کے لیے، ہمارے دین کے لیے لازم و ملزوم ہے. ان کو جو سپورٹ دینی چاہیے وہ حکومت کو دینی چاہیے. دوسرا، جہاں تک کہ فیک نیوز کا تعلق ہے، فیک نیوز کے ہم بھی خلاف ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کو آڑ بنا کے جو تھوڑی بہت آزادی رہ گئی ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. یہ بیسیکلی سوشل میڈیا یا کسی حد تک الیکٹرانک میڈیا، حالانکہ الیکٹرانک میڈیا کا تو اب حال بڑا برا ہے. جو آوازیں ہیں، احتجاجی آوازیں ہیں یا جو الائن نہیں ہیں اس وقت حکومت یا ان کے حواریوں کی پالیسی سے، ان کو مزل ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں لگتا ہے خاموش کرنے کے لیے ہے. باقی کوئی بھی فیک نیوز کے حق میں نہیں ہے، غلط نیوز کے حق میں کوئی بھی نہیں. لیکن اس میں جو پھر باریک لائن ہے وہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ اس کی بنیاد پہ پھر بہت سے جنون لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا. ہمیں لگتا ہے کہ یہ عوام الناس کو اور پروٹیسٹنگ وائسز کو خاموش کرنے کے لیے حکومت کی ایک اور کوشش ہے. اور لاسٹلی یہ اے پی سی پشاور میں بلائی گئی، آپ نے اگرچہ کہا کہ اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، لیکن بہتر نہیں ہوتا چلے جاتے جو آپ ڈی ایسکیلیشن کی بات کریں، شاید اسی کا آغاز ہو جاتا ہے اس اے پی سی سے؟ میں اس کنسلٹیشن میں نہیں تھا، اگر کوئی رابطہ ہوتا تو میں ضرور علی امین خان سے میں بھی رابطہ کرتا. لیکن ایسی چیزیں دیکھیں، بیہائنڈ دا سین کنسلٹیشن ہونی چاہیے. آپ وہاں گورنر صاحب ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں، آپ وفاق کے نمائندے ہیں، وہ عوام کے نمائندے ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں، تو آپ پہلے ان کو تھوڑا اعتماد میں لے لیتے. جب آپ ایک اور معاملے پہ اکٹھے ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، تو اس میں پہلے سے اگر میں سمجھتا ہوں کانفیڈنس میں لے لیتے یا ہم میں سے کسی سے رابطہ ہو جاتا، میں بھی ہم کوئی بات کر دیتے. لیکن ایک وزیر اعلیٰ ہے جو اس وقت سیکیورٹی سچویشن کو دیکھ رہا ہے، اس کے نیچے پورا صوبہ ہے. اگر آپ وہاں اے پی سی بلانا چاہتے ہیں، میرے خیال میں صرف دعوت کافی نہیں تھی، پہلے تھوڑا سا ہوم ورک، گراؤنڈ ورک کرنا چاہیے، اس سے پھر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. میرے خیال میں پولیٹیکل سچویشن آگے لے جانے کے لیے آپ کو اپنے رابطے وہ کرنے چاہیے. اچانک آپ ایک ون فائن ڈے پیغام بھیج دیں کہ آپ اے پی سی میں آ جائیں، تو صوبے کا وزیر اعلیٰ ایسے نہیں ہوتا. آپ کی کوئی نہ کوئی رابطہ کاری پہلے سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود، تحریک انصاف کے رہنما بات کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ. پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تحریک انصاف کے حوالے سے جو قانونی اور سیاسی معاملات ہیں ان کو حکومت کس طرح سے دیکھ رہی ہے، آج اس حوالے سے کچھ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ بھی جو ہے وہ سامنے آیا. بہرحال ان معاملات کو حکومت کس طرح سے دیکھتی ہے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میاں صاحب، آپ لوگوں کو شکایت تھی کہ عالمی قوتیں عمران خان کے پیچھے ہیں، لیکن آج ہم نے دیکھا جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر بھی فرد جرم عائد ہوگی اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات ٹھیک سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں حکومت کے لیے؟ ہاں، شکریہ رحمان اظہر صاحب. خدا کرے چیزیں صحیح سمت کی طرف بڑھیں، مگر جو آپ نے ذکر کیا کہ ہم لوگوں کو شکایت تھی کہ عالمی قوتوں کا دباؤ ہے یا سہولت کاری اس کو میسر ہے، اس پہ میں آج بھی قائم ہوں. دباؤ بھی آئے گا، سہولت کاری بھی میسر ہے. اور جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ ایک کیس میں فرد جرم عائد ہو گئی، اس کا فیصلہ تو آنے دیں، پتہ چل جائے گا آپ کو. لیکن میاں صاحب، حکومت کو یہ کیا مشکل ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کس طرح سے کرنا ہے؟ کیا یہ قیادت کو مشکل پیش آ رہی ہے آپ کی پارٹی کی؟ رحمان، کوئی مشکل نہیں ہے. سیاسی حکومتیں سیاسی جماعتوں کو ڈیل کرتی آئی ہیں اور 77 سالوں سے ایسا ہوتا بھی آیا ہے. مگر جو ہوتے ہیں دہشت گرد یا دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث یا کوئی مسلح جتھے، ان کو ڈیل کرنا اداروں کا کام ہوتا ہے. حکومت کوئی بھی ہو،
اس کا کام نہیں ہوتا. اس کا کام حکومت اچھا. چلانا ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں سے انگیجمنٹ کرنا ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کے مسائل یا سیاسی جماعتوں کے تحفظات، آئین قانون کے جو ہر بندہ اپنی مطلب کی تشریح آج کل تو خاص طور پہ کر رہا ہے، تو اس کو ڈریس کرنا ہوتا ہے، یا قانون سازی میں اعتماد میں لینا ہوتا ہے، یا گورننس کا ذکر ہوتا ہے، یا معیشت، یا اس کی پالیسیوں سے دنیا میں سفارتی تعلقات. مگر جو جہاں تک تعلق ہے یہ ان گروہوں کا، جتھوں کا، تو اس سے حکومت وقت ایک پالیسی تو بنا سکتی ہے، ایک اپنا جو لائے عمل ہے وہ تو بتا سکتی ہے، مگر عمل درآمد تو بھائی اداروں نے کرنا ہے. نہیں، لیکن میاں صاحب جو بیانیہ ہے اس حوالے سے وہ بنانا تو سیاسی حکومت کا کام ہوتا ہے، تو کیا یہ بیانیوں کے مقابلے میں پھر حکومت اس طرح بیک فٹ پر کیوں نظر آتی ہے؟ چاہے وہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، جس طرح سے آپریشن ہوا اس کے حوالے سے ہے، یا پشتونوں کے حوالے سے ابھی جس طرح سے بات ہو رہی ہے، تو یہ بیانیوں میں حکومت وضاحتیں دیتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے؟ رحمان، بات یہ ہے کہ جہاں تک بیانیے کا تعلق ہے اور جہاں تک مقبول اور غیر مقبولیت کا تعلق ہے، تو حقائق کچھ یوں ہیں جو ذکر کرنا چاہیے مگر کوئی بھی نہیں کرتا، اور شاید اپنی اپنی نوکری کے چکر میں ہر بندہ، مگر کسی نہ کسی کو تو حقیقت بیان کرنا ہوگی کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے کچھ ماضی میں ایسی پالیسیاں بنائیں جس کی وجہ سے وہ خاص طور پر یوتھ میں غیر مقبول ہو گئے ادارے، اور یوتھ کو تحفظات اداروں میں بیٹھے لوگوں کی پالیسیوں سے رہے ہیں. اور آج جو اداروں کی وکالت کرتا ہے یا اداروں پہ حملہ آور ہونے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے یا اس کے خلاف بات کرتا ہے، تو آج اس شخص کو یا اس جماعت کو بھی تنقید کا سامنا آج کرنا پڑ رہا ہے ان نوجوانوں کی طرف سے یا اس سوچ کے حامل لوگوں کی طرف سے. اصل بات تو یہ ہے کہ کیا ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے آئین قانون کے مطابق اپنے حقوق یا اپنے پالیسیاں بنائیں؟ جو کہ جواب آئے گا نہیں. اور نہیں بنائیں تو آج اس حالت کو ہم پہنچ گئے ہیں کہ جو بھی ان اداروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا ان پر تنقید کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے یا مورد الزام ٹھہراتا ہے، اس کو خود تنقید کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. رائٹ. لیکن میاں صاحب آپ یہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے حوالے سے جو نوجوانوں کی رائے ہے وہ اس وجہ سے مسلم لیگ نون کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اداروں، یہ تو میرا ایک رائے ہے میری کہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے 3.5 سالوں میں ریاست کے لیے تو کچھ نہیں کیا، اس یوتھ کے لیے، قوم کے لیے تو کچھ نہیں کیا. پھر آج جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مقبول ہے، وہ کس وجہ سے کہ 2022 کے بعد اس نے جو اینٹی ادارے سٹانس لیا، ایک جملے پہ میں غلام ہوں جی تو غلام ہے بھی، منتیں کر رہا ہے، لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہیں مگر ریاست کے لیے تو نہیں کی ہوئی، اپنے لیے کی ہوئی ہیں. سو اس کا وہ موقف جو ہے وہ لوگوں کو بھا رہا ہے یا لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے. جب وہی موقف ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا تو یقیناً ہم بھی مقبول تھے. اور آج ہم یہ نہیں کہ ہم وہ موقف چھوڑ چکے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب اداروں کے سربراہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم آئین قانون کے مطابق کام کرنے کو تیار ہیں، ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو ہماری کوئی مسلح جنگ تھوڑی تھی اپنے ریاستی اداروں کے خلاف. ہم نے اس کو مان کے ہم نے راستہ دیا، راستہ بنایا، مگر جو کچھ دیکھا جا رہا ہے حقیقت ہے ایک کہ مکمل طور پر اے پولیٹیکل ادارے نہیں ہوئے. لیکن میاں صاحب اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ جو بھی اداروں کے خلاف بیانیہ بنائے گا، وہ موقف اپنائے گا، وہ مقبول ہو جائے گا؟ دیکھیں رحمان، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو،
وہ تو اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ یہ رویہ، یہ سوچ ریاست کو لے ڈوبے گی، مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ اداروں میں بیٹھے لوگوں سے، ان سے بھی، یا وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ان سے ضرور یہ سوال کریں کہ آپ نے 10-12 سال ایک ذہن سازی کروائی کی کہ فلاں ڈاکو ہے، فلاں چور ہے، فلاں جو ہے وہ محب وطن نہیں ہے، انڈین نواز ہے. تو اس وقت یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر آج ہو گیا ہے ذہن لوگوں کے 10-12 سال کے میں، بچوں کے جو آج 18-20 سال کے ہو گئے ہیں، ان کے بن چکے ہیں، تو حقائق قوم کو بتائے جائیں. جب تک آپ حقائق بتائیں گے نہیں، لوگوں کے ذہن کلیئر نہیں ہوں گے. آپ سیاسی جماعتیں صفائی دیتی رہیں. رائٹ، لیکن میاں صاحب ابھی تو اداروں کے حوالے سے بڑا واضح پیغام ہے ان کا. آج بھی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ مزید وضاحت کی ضرورت ہے، کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں رحمان، کافی آپ یا میں یا قوم تب سمجھے گی جب خالی سزائیں نہیں بھائی، آپ کو یہ کلیئرٹی سے بتانا ہوگا کہ یہ اس قصور، یہ جرم میں شامل ہیں، یہ لوگ بے قصور ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پریس کانفرنس کو بندہ کرتا ہے، جرم کیا ہوا ہے اس نے، مگر آپ پریس کانفرنس کے بدلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میلہ دیکھنے کے چکر میں پھنس گئے، اس وقت موقع پہ پکڑے گئے یا کسی ویڈیو میں آ گئے. تو آپ کو ایک تو بتانا ہوگا کہ ہم نے جو کیمپین، یا ماضی میں ہم سے مراد اداروں میں بیٹھے جن لوگوں نے اس وقت یہ پالیسی بنائی اور جن محب وطن لوگوں کو ڈاکو، چور، لٹیرا، انڈین نواز کہا، وہ ہم نے غلط کہا تھا. ہم نے ان کے خلاف فیصلے عدالتوں سے لیے، ہم نے غلط کیا، اور دینے والے فیصلے بھی غلط کر رہے تھے. یہ بھی بتانا ہوگا کہ ایک پلے بوائے جس کو کہا کرتے تھے اس وقت کے جو سربراہ تھے ایک ادارے کے، وہ بتائیں کہ ہم نے ہی اسے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوایا تھا. صادق اور امین تھا نہیں، پلے بوائے تھا، مگر ہم نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوایا کیونکہ ہماری ضرورت تھی. یہ بتانا ہوگا. خالی آپ کسی کو بری کر دیں، کسی کو سزا دے دیں، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. تمام اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں، خود احتسابی جو ان کا اندر ایک سسٹم ہے اداروں میں، وہ کرنا ہوگا. اور اداروں کے ترجمان کو کھل کے ہر ایک کے متعلق جو حقائق ہیں بتانے پڑیں گے. رائٹ. لیکن میاں صاحب، کیا آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے جس پوزیشن میں ابھی پی ٹی آئی ہے؟ اسی طرح سے جو ہے وہ اداروں کے حوالے سے آپ کے بھی تحفظات تھے، اس وقت آپ کے متعلق بھی اسی طرح کی باتیں کی جاتی تھی. تو اب جو پی ٹی آئی کا موقف ہے اور جو آپ کا موقف تھا اس وقت، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ تھوڑا سا میں کیونکہ آپ کے وقت کے مطابق عرض کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ کیا نواز شریف بے گناہ نہیں تھا بچے سے تنخواہ نہ لینے پہ، جب اس کو تعینات نااہل کر دیا گیا تھا، اور اس کے باوجود اس کے خلاف دھرنے دلوائے گئے، دیے گئے، مگر اس نے پاکستان کے اندر سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، معیشت کو بہتر کیا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، مہنگائی کو کنٹرول رکھا، سی پیک دیا. اس کے باوجود بھی کہ اس وقت کے جو اداروں کے سربراہ تھے وہ ایک پیج پہ تھے نواز شریف کے خلاف، عالمی قوتیں بھی خلاف تھی، مگر اس کے باوجود وہ پاکستان کے لیے کام کر گئے. سزا کیوں دی گئی اس کو؟ اور پھر دوسرا پہلو یہ ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی اس کے مقابلے میں جس کو لایا گیا، اس بندے نے 3.5 سال پاکستان کے لیے بربادی کے علاوہ کیا کیا جس کو لوگ یاد کریں، مگر اس نے اس کے باوجود 9-10 مئی کر دیا. آپ دیکھیں کہ بار بار نواز شریف سے ظلم ہوا، بار بار بھٹو فیملی سے ظلم ہوا، کبھی کسی نے 9-10 مئی کرنے کا تصور نہیں کیا. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے.
राइट, बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। साथ ही साथ एक और अपडेट आपको देते चले कि पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मेजबानी में होने वाली APC का एलामिया भी जारी कर दिया गया और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा के माली और सियासी मफादात के लिए सियासी और टेक्निकल कमेटी कायम करने का फैसला हुआ है। कमेटियां तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेंगी। एलामिया में यह भी कहा गया है कि मरकजी और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम में नाकाम दिखाई दे रही है। कुर्रम में फसादात की आग में 200 से ज्यादा जाने ज़ाये हुई, जबकि गुज़िश्ता माह 70 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। एलामिया में यह कहा गया कि फौरी 11वां NFC अवार्ड और जम इजला के लिए मुख्तस 3% वाजिबुल अदा रकम भी जारी की जाए। APC ने पुरान पश्तूनों और दूसरे सूबों और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उन्हें बेजा तंग ना करने का भी मुतालबा किया। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस में जिला कुर्रम समेत सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें JUI, ANP, कौमी वतन पार्टी, जमात इस्लामी, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट और मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा शरीक हुए और अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। ताहम PTI ने इसमें शिरकत नहीं की। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल जो है वो एतराज लगाकर वापस भिजवाया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर के बिल भिजवाने के बाद हुकूमत आइंदा हफ्ते पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर कर रही है। हुकूमत जो है वो ये कानून साजी की तैयारी कर रही है और हुकूमती ज़राए ने बताया कि बिलावल भुट्टो का हुकूमत के आला ओहदेदारों से राब्ता भी हुआ है, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दी है, जिसमें बाज़ दीगर बिल्स की भी मंजूरी हो सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की थी, जिसमें मौलाना ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत ना होने पर तशवीश का इजहार किया था। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का यह कहना था कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को 26वीं यानी तरमीमी बिल का हिस्सा होते हुए ऐवान सदर में लटकाया गया। दोनों ऐवानों से पास होने तक PPP और बिलावल भुट्टो ऑन बोर्ड थे। फिर रुकावट क्या है, कौन है और क्यों है? इससे पहले 3 दिसंबर को मौलाना फजलुर रहमान का यह कहना था कि हुकूमत ने 7 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत ना किए तो 8 दिसंबर को पेशावर में आइंदा का लाहे अमल देंगे। आज मौलाना फजलुर रहमान से फैसल वाडा ने भी मुलाकात की और सेनेटर वाडा ने इस मुलाकात के बाद कहा कि मदारिस से मुतालिक बिल और दीगर मामलात पर बातचीत हुई है। इम्कान यह भी जाहिर किया जा रहा है कि पीका एक्ट के हवाले से भी कानून साजी इसी इजलास में हो सकती है। अब देखना यह है कि ये जो हुकूमत कानून साजी की तैयारी कर रही है, खास तौर पर जो है वो सोशल मीडिया की रेगुलेशन के हवाले से और जो फेक न्यूज़ का जिसके हवाले से आज जिक्र फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हुआ, हुकूमती वज़रा भी इस हवाले से मुतअद्दिद इशारे दे चुके हैं। तो क्या इन मामलात पर हुकूमत कोई कानून लाती है या नहीं, और फिर हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इसको किस तरह से देखती हैं? ख़ास तौर पर बड़ी जो सियासी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इन मामलात को जो है वो किस तरह से देखती है और ये क्या नई कानून साजी पार्लियामान में हो सकेगी या नहीं? प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस बात। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में हुकूमत ने मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात की सूरत हाल में इंटरनेट सर्विस बंद करने का एक तरह से एतराफ़ कर लिया है। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कायमा कमेटी के इजलास में यह बताया है कि इंटरनेट की सुस्त रवि की शिकायत आ रही हैं। कौमी सलामती को दरपेश खतरे की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। ताहम चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने कहा कि इंटरनेट को स्लो करने की कोई पॉलिसी नहीं। कमेटी के अरकान ने इस मौके पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस सुस्त रवि का शिकार है। सेनेटर पलवज शाह ने कहा कि वजारत IT जो भी इकदाम उठाती है जिम्मेदारी वफाकी वजारत दाखिला पर डाल देती है। समझ नहीं आता कि हमारे पास वजारत IT क्यों है। इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने IT शोबे को इंटरनेट बंदिश के बायस पहुंचने वाले नुकसानात से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पाशा सज्जाद सैयद ने सेनेट कायमा कमेटी के सामने इंकशाफ किया कि इंटरनेट की बंदिश के बायस पाकिस्तान को हर दिन 1 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। उनका यह कहना था कि IT इंडस्ट्री 30% के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन 1 घंटा
स्लो इंटरनेट या इंटरनेट सर्विस बंद होने से इस शोबे को $9,10,000 का नुकसान हो रहा है। अब ये जो इंटरनेट सर्विस की बंदिश है या इंटरनेट का स्लो होना है, इस पर आज जो कायमा कमेटी का इजलास हुआ सेनेट की, उसमें क्या बात हुई? इरशाद अंसारी हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो मेरे वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इरशाद अंसारी, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि आईटी की जो वजारत है वो ये सारा मामला वजारत दाखिला पर डाल रही है, तो क्या बात वहां पर क्या हुई? रहमान, मैं आपको बताऊं कि ये इस कमेटी में नहीं, ये इससे पहले कौमी असम्बली की और सेनेट की भी जो मुतअद्दिद कमेटियों की मीटिंग्स हुई हैं उसमें यही सिचुएशन रही है। और आज की जो मीटिंग थी उसमें भी काफी जो है वो गर्मा गर्म बहस हुई है। और मिनिस्टर ऑफ आईटी के जो हुकाम थे वो ये कहते थे कि वजारत दाखिला या हुकूमत हमें जो इंस्ट्रक्शन देती है हम उसके मुताबिक जो है वो चलते हैं। यही मौकफ चेयरमैन पीटीए का था। वो उनका ये कहना था, उन्होंने तो कवानीन जो है वो आईटी से मुतल्लिक है उनका भी हवाला दिया कि कानून बनाना और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, हुकूमत जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देती है हम उसको फॉलो करते हैं, हम सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और उनका ये भी कहना था कि जो है ना दुनिया भर में जो तमाम ममालिक हैं वहां भी जो है वो वीपीएन्स को जो है वो मॉनिटर किया जाता है। इसी तरह से अपनी जो उनकी नेशनल सिक्योरिटीज का कहीं भी कोई इशू आता है या कोई और गवर्नमेंट को जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे वो इस तरह के इकदाम उठाते हैं और मॉनिटर करते हैं। अलबत्ता उनका ये इस पे जो है ना जो प्लवशा थी, सेंटर प्लवशा, वो काफी नाराज हुई और उनका ये कहना था कि आप एक दूसरे पे ये मुद्दा डाल रहे हैं, तो अगर यही काम होना है तो फिर वजारत आईटी की क्या जिम्मेदारी रह जाती है, वजारत आईटी पे क्यों कायम की है और हम यहाँ पे बैठ के क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पे फिर वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हुकाम और चेयरमैन पीटीओ जो थे उन्होंने बताया कि जो इंटरनेट की सुस्त रवि का जहां तक ताल्लुक है, ये सारे का सारा जो वजह है या मुद्दा है वो वीपीएन का की वजह नहीं है। अच्छा। इसकी और भी टेक्निकल वजूहात हैं, उसमें जो है वो फाइबर के इशू भी आते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो है वो स्लो होता है। उनका ये कहना था कि हमने इस पे काफी काम कर लिया है और मजीद भी काम करने जा रहे हैं। इसमें इरशाद ये बताइएगा कि क्या जो इन सवालात के बाद क्या कोई मुस्तकबिल के हवाले से कोई कमिटमेंट दी गई है कि आइंदा ऐसी सुस्त रवि नहीं देखी जाएगी मिनिस्टर की तरफ से या सेक्रेटरी की तरफ से? देखें, ये उन्होंने एक होप ये दिलाई थी कि वो ये कहते हैं कि जनवरी 2025 में पाकिस्तान में हम वीपीएन की रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे और लाइसेंसिंग शुरू कर देंगे। उसकी लाइसेंसिंग के बाद ये मसला मुस्तकिल तौर पे जो है वो हल हो जाएगा, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत अहम सेक्टर है। इसमें आगे जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर का स्कोप है, इसको हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते। अच्छा। और इसी में वहां पे ये भी डिस्कस हुआ कि खासकर सेंटर अफनानुल्लाह ने ये इशू उठाया था कि अगर ये वीपीएन की वजह से ये इंटरनेट स्लो नहीं है और तो फिर क्या फायरवॉल जिसके बारे में बात हो रही थी कि सेकंड मरहला उसका जो है वो उसको टेस्टिंग की जा रही है, तो ये क्या उसकी वजह से हो रहा है, उस पर भी उन्होंने कोई जो है वो उस तरह तो जवाब नहीं दिया। लेकिन उनका ये कहना था कि मिनिस्टर साहबा ने भी ये बताया, मिनिस्टर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीजा फातिमा, उन्होंने ये कहा कि अप्रैल में 5G भी जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी, उससे भी काफी जो है वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ हम जो है वो चीन के साथ जो है वो ऑप्टिकल जो फाइबर है उसका भी जो है वो काफी काम होने जा रहा है, उसके बाद जो है वो स्पीड का मसला हल हो जाएगा। और वो ये कहते थे, उन्होंने वहां पे बैठे जो अरकान है उन पे भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप अपने अपने मोबाइल फोन आपके पास है, हर एक के पास, आप यहीं पे अपनी स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ ऐप भी मौजूद है और ऐप पे भी आप स्पीड चेक कर सकते हैं। और अगर किसी का व्हाट्सएप ना चले तो फिर तो जो है वो स्पेक्ट्रम का मसला नहीं होता, इसकी कोई और वजूहात भी हो सकती हैं। तो लिहाजा फिर उसमें जो सोशल मीडिया है उस पे भी जो है वो डिस्कशन हुई कि ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जो फायरवॉल लगाई जा रही है शायद उसकी वजह से ये किया जा रहा है। तो उसमें ये बताया गया कि पीका एक्ट में जो है वो मुतअद्दिद तरामीम जो है वो उस पर गौर किया जा रहा है ताकि फेक न्यूज को जो है वो कंट्रोल किया जा सके, कम किया जा सके या उसको रेगुलेट किया जा सके। और उसके लिए ये पाइपलाइन में है, जल्द जो है वो लेजिस्लेशन इस मामले में जो है वो कर दी जाएगी और हुकूमत आईटी सेक्टर को प्रायोरिटी दे रही है, तो उसको पे किसी किस्म का जो है वो समझौता नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। जी, आप पाशा के मुतालिक बता रहे थे।
जी पाशा के जो नुमाइंदे थे उन्होंने काफी जो है वो तशवीश का इजहार किया। उनका ये कहना था कि इससे इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरह जो है वो मुतासर हो रही है, कि अगर आपने इस पे कोई कंक्रीट जो है वो इकदाम ना उठाए तो इससे बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है नुकसान होगा। क्योंकि ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद थे। और इस जो आज इजलास हुआ सेनेट की IT कमेटी का, उस हवाले से बता रहे थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।